Hi lovely learners, this is me Krishna and welcome back to my YouTube channel। तो yesterday we studied about sociology, फिर उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन और रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशोलॉजी पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं जो अप्रोचेस है सोशोलॉजी की एजुकेशन की, वो 3-4 है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट जो अप्रोच है वो सिंबलिक इंटरेक्शनिज़म है। फिर सेकंड है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। फिर तीसरा है कॉन्फ्लिक्ट थियरी। ठीक है, तो 3 थियरी है, आज वो हमें पढ़नी है। तो ये सिंबलिक इंटरेक्शनलिज्म है, उसमें सिंबल से हम कैसे बात कर सकते हैं और इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं, उसकी थियरी है। जैसा नाम है वैसा ही उसमें आएगा। तो आपको थोड़ा बेसिक ऐसे ख्याल रखना है कि जो सिंबल थियरी है उसके बारे में ये है, और जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं और उसके साथ हम जो इंटरेक्शन करते हैं उसके बारे में है। ठीक है, सिंबलिक इंटरेक्शनिज्म इज़ अ स्कूल ऑफ थ्रू in sociology that explains social behavior in terms of how people interact with each other via symbols। ठीक है, जो people और human जो interaction करते हैं via symbols उसके बारे में ये है। फिर in this view social structures are best understood in terms of such individual interaction, and it was developed by thinkers such as George Herbert Mead and Herbert Blumer इन 20th सेंचुरी। ठीक है, तो ये दोनों नाम है वो हमें याद रखने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब नेट की एग्ज़ाम दी थी तो उसमें सिंबलिक जो इंटरेक्शन थियरी है उसमें नाम पूछे गए थे कि इसके जो सिंबलिक थियरी उसमें कौन लोग हैं वो रिलेटेड है इस थियरी से। तो हर्बर्ट ब्लूमर एंड हर्बर्ट मीड, इसके दोनों याद नाम रखने हैं। फिर जॉर्ज हर्बर्ट मीड इज़ कंसीडर अ फाउंडर ऑफ सिंबलिक इंटरेक्शनिज़म। तो ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, उन्होंने ये जो थियरी है उसके जो प्रोपाउंड है उसको माना जाता है। ठीक है, तो उसका नाम हमें याद रखना है। फिर अकॉर्डिंग टू सिंबलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, पीपल अटैच मीनिंग्स टू symbol and they act according their subjective interpretation of these symbols. Verbal conversations in which spoken words serve as the predominant symbols make this subjective interpretation especially evident. The words have certain meaning to the sender during effective communication. They hopefully have the same meaning फॉर द रिसीवर। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जब हम किसी के साथ इंटरेक्शन यानी बातचीत कम्युनिकेशन करते हैं, तो जैसे मैं बोलना चाहती हूँ वैसे ही जो मैं सेंडर, मैं संदेशा भेजना चाहती हूँ, और जो रिसीवर मेरे सामने वाले लोग यानी जो सुन रहे हैं वो रिसीवर है। ठीक है, तो मैं अभी क्या बोल रही हूँ और मैं अभी आपको सिंबलिक इंटरेक्शनिज़म है उसके बारे में आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो उसके बारे में मैं जो पढ़ा रही हूँ वो ही आपके पास जो मैसेज है वो ही जाए, तो ये कम्युनिकेशन है वो अच्छे से होता है। और जैसे मैं सोचती हूँ और जो मैं बोलना चाहती हूँ वो आपको समझ में आ जाए, तो वो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से हो रहा है। ऐसा सिंबलिक जो थियरी है उसमें बोला गया है। जैसे मैं कुछ भी सिंबल है उसको जैसे बोलना चाहती हूँ और मेरे तरीके से मैं समझाना चाहती हूँ, वो आप तक वो मेरा मैसेज पहुँचाना वो मेरी रिक्वायरमेंट है, और वैसे ही वो मैसेज पहुंचना चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि मैंने सिंबलिक जो थियरी है इसमें मैंने ये पढ़ा दिया फिर आप इंटरप्रिटेशन कुछ और ही कर रहे हो, तो वो वैसे नहीं होता। ठीक है, फिर सिंबलिक इंटरेक्शनिज़म रिफ्लेक्ट द माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड वॉज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ अर्ली sociologists and philosophers such as George Simmel, Charles Cooley, George Herbert Mead and Irving Goffman। ठीक है, तो ये जो सिंबलिक
इंटरेक्शनिज़म है उसमें बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट और फिलोसोफर है, उन्होंने काम किया है, ठीक है। फिर इनके नाम भी हमें याद रखने हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो ये सेकंड थियरी है। फर्स्ट हमने जो थियरी पढ़ी वो सिंबलिक इंटरेक्शनलिज्म है, जिसमें हमने सिंबल्स की बात की और सिंबल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे आइडियाज़ को, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर ये सेकंड थियरी है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थियरी फोकसेस ऑन द ways that universal education serves the need of society. Functionalists first see education in its manifest role, conveying basic knowledge and skills to the next generation. तो ये structural functionalism है, उसमें क्या आएगा कि जो ये थियरी है उस पर फोकस करती है कि जो यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम है उस पर, और जो नीड्स है सोसाइटी की वो एजुकेशन कैसे फुलफ़िल करता है उसके ऊपर ये फोकस करती है। और ये जो थियरी है वो एजुकेशन को कैसे सोसाइटी में सर्व करती है, और जो एजुकेशन है वो हमारी जो सोसाइटी की बेसिक नीड है उनको कैसे कंप्लीट करता है उसके बारे में है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल थियरी है, इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट जो सिंबलिक इंटरेक्शनिज़म है उसमें हमें ये याद रखना है कि उसमें सिंबल्स की बात की गई है। फिर हर्बर्ट मीड है, उन्होंने ये थियरी है उसको दिया है, ये सब चीज़ें याद रखनी है। फिर थर्ड है कॉन्फ्लिक्ट थियरी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट थियरी है इज़ बेस्ड अपॉन द एजुकेशनल सिस्टम विच रीइंफोर्सेस द perpetuate social inequalities that arise from differences in class, gender, race and ethnicity. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट थियरी है तो ये किस पे काम करेगी कि जो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि किसी भी चीज़ को लेके हमारे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बीच में जैसे तुम्हारे कुछ आइडियाज़ है और मेरे कुछ आइडियाज़ है, बट हमारे जो आइडियाज़ और जो विचार है वो हमारे दोनों के मिल नहीं रहे, तो वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि कुछ ऐसा हमें महसूस होता है कि हमारे आइडियाज़ नहीं मिल रहे, फिर हमें ऐसे गुस्सा आता है कि मैं ऐसे समझाना चाहती हूँ बट ये लोग हैं ये बातें समझ नहीं पा रहे, और मुझे वहाँ पे ऐसे स्ट्रेस एंग्जाइटी होगी, और फिर मुझे ऐसे होगा कि भाई मेरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो तो सामने वाले लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा और मुझे ऐसे लगेगा कि मैं जो बोलना चाहती हूँ, मैं जो समझाना चाहती हूँ वो सामने वाले लोग समझ नहीं पा रहे, और सामने वाले लोग हैं उनको ऐसे लगेगा कि ये मेरी बात है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो समझ नहीं पा रही। तो वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और वहाँ पे हमें ऐसे फील होता है कि ये बात समझ नहीं पा रहे। वैसे ही जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे क्लास, यानी कोई बहुत पैसे वाले लोग हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगा। फिर हमारी जो कोई भी रिलीजन उसको फॉलो करते हैं उसके ऊपर से भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। फिर हमारी जेंडर यानी मेल फीमेल में भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि लड़कों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है कंपेयर टू वीमेंस, तो उसमें भी ये कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट थियरी है वो उसके बारे में है, और जो हम कोई भी धर्म है उसके बारे में, फिर कुछ भी ऐसे पैसे वाले लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं, तो क्लास के वजह से कुछ लोगों को ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है, उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, उसके बारे में है। फिर जेंडर यानी लड़का लड़की में जो लोग फ़र्क करते हैं, तो एजुकेशन में भी ऐसे होता है कि टीचर होते हैं वो लड़कों को ज़्यादा ऐसे अपॉर्चुनिटी देते हैं, और लड़कियों को ऐसे बोलते हैं कि यू कांट गो there and you can't play games and you can't do play this type of games because it is for boys only। तो ऐसा
हो सकता है, और ये इनके बारे में ये थियरी है, ठीक है। और इम्प्लीकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थियरी ऑन एजुकेशन, तो इसके इम्प्लीकेशंस है वो क्या रहेंगे। रिफॉर्म्स इन एजुकेशन शुड बी प्रोसीड बाय चेंजेस इन इकोनॉमी एंड अदर सोशल स्ट्रक्चर। तो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें हम चेंज लाएंगे, तभी ये कॉन्फ्लिक्ट थियरी है उनको हम दूर कर सकते हैं। फिर हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है कि समाज में कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हम नहीं तोड़ सकते, बट कभी कभी हमें उनको तोड़ना पड़ता है और उनको चेंज करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ऐसा बोला जाता है स्कूल में कि जो लड़कियां होती है वो ग्राउंड में ज़्यादा खेल नहीं सकती, क्योंकि वो गेम्स होते हैं वो तो खाली लड़के ही अच्छे से खेल सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, लड़कियां भी अच्छे से खेल सकती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़कियां लड़कों से अच्छा खेल सकती है। तो वैसे वो कब चेंज आएगा कि जब हम स्कूल और कॉलेजेस में ये सब सिखाएं। पर ये सिखाने से पहले किसके दिमाग में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जो पढ़ा रहा है वो टीचर, प्रोफेसर, और उसके ऊपर जो एक मैनेजमेंट है उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में ये सारी चीज़ें नहीं है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट और बच्चे हैं वो स्ट्रगल करते हैं इसमें। और मेरे जैसे लोग हैं वो बगावत पे से उतर आते हैं और उसको ऐसे ही लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसके लिए हम ऐसा सोचते हैं कि हम लड़ते हैं। बट ठीक है, कुछ चेंज तो नहीं होता, बट हम ट्राई तो कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हम सब स्टूडेंट है और स्टूडेंट जो सोचते हैं वो सब होता है, ठीक है। फिर एजुकेशन शुड बी रिव्यूड कॉन्स्टेंटली टू अकोमोडेट ऑल द इंटरेस्टेड ग्रुप्स। तो जो एजुकेशन है उसको रिव्यू करना चाहिए, और जिसके इंटरेस्ट में और जो वो लोग करना चाहते हैं वैसे एजुकेशन को हमें रखना चाहिए। इंटरेस्ट किसका होना चाहिए कि जो सेंटर और टीचर और प्रोफेसर्स है उनका सेंटर और फोकस स्टूडेंट ही होने चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट है उसकी वजह से ही टीचर एंड प्रोफेसर्स होते हैं। तो उनको ये बात समझ में नहीं आती और कभी कभी वो लोग भूल जाते हैं कि ये स्टूडेंट है उसकी वजह से हमारी नौकरी जॉब है। बट ठीक है, तो ये होता है कि जो फोकस और जो मेन सेंटर होता है वो स्टूडेंट होता है, तो उसके हिसाब से हमें एजुकेशन को रखना चाहिए। फिर एवरीबडी शुड बी गिवन अ चांस टू कंटिन्यू विथ एजुकेशन। तो सबको इक्वल चांस और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पैसे वाले लोग हैं वो स्कूल को या कॉलेज को ख़रीद ले और बोले कि हमारे बच्चे ने ये सब किया है और वो ही टॉप करेगा। तो ऐसा नहीं होता। कभी ऐसा होता है कि जो मिडिल क्लास का और जो गरीब घर से आता हो वो स्टूडेंट होशियार निकल जाता है कंपेयर टू जो बहुत अमीर लोग होते हैं उसके बच्चे से। तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन में, ठीक है। तो ये हमने 3 थियोरी पढ़ी। पहले सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म पढ़ा, उसमें हमने सिंबल्स की बात की, जो सिंबल्स है वो कैसे इंटरेक्शन करते हैं एजुकेशन में। फिर सिंबल्स कितने इम्पोर्टेंट है, और जो हमारी बातें हैं वर्बल और नॉन वर्बल, कभी कभी ऐसा होता है कि हम इशारे में ही स्टूडेंट को समझा देते हैं, उसको नॉन वर्बल बोलते हैं। मतलब कुछ बोले बिना ही स्टूडेंट है वो समझ जाते हैं, और वर्बल यानी हम बोल के स्टूडेंट को समझा रहे। तो ये सिंबलिक इंटरेक्शनिज़म हो गया। फिर कॉन्फ्लिक्ट थियरी है एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। ये सब जैसे नाम है वैसे ही थियरी है, और ये ज़्यादा कुछ ऐसे हार्ड नहीं है, तो आप लोग भी पढ़ सकते हो और मुझे बताना मैंने कैसे पढ़ा है और कहाँ मैंने गलतियाँ की, ठीक है। बाय एंड हैप्पी संडे एवरीवन। होप you will enjoy my video, and bye. Thank you so much.